Hello my dear students, welcome back to Sidra G's classes. This is Sidra, your chemistry educator, and welcome to this amazing platform Sidra G's classes. तो जैसा कि बच्चों मैंने अपने चैनल पे तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया है एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जिसकी मैंने पहली वीडियो कल डाल दी थी एंड उसमें मैंने पढ़ाया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आज मैं पढ़ाऊंगी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, फिर आप ये वाली वीडियो देखिएगा, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपना टॉपिक। तो क्या है मेरा टॉपिक? मेरा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट। ये लॉ जो दिया था प्राउस्ट ने दिया था इन 1779। इट नोटेड दैट मेनी कंपाउंड्स वर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड ईच सच कंपाउंड हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रॉपर्टीज। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कंपाउंड्स होते हैं वो सेम एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। मतलब कंपाउंड एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं और जो एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में एग्जांपल दिया हुआ था कि जैसे मेरे पास वाटर है, ठीक। अब वाटर को मैं कहीं से भी ले लूं, किसी भी रिवर से ले लूं, बिस्लरी से ले लूं या कहीं से भी ले लूं, ठीक है। तो वो वाटर का जो मास होगा, मास बाय रेशियो होगा, वो सब जगह से सेम रहेगा। मतलब वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो MgO हो जाएगा, नहीं, H2O ही रहेगा। तो इसका मतलब यही है। तो H2O का जो हमारा रेशियो रहेगा वो, जैसे मेरे पास यहाँ पर H2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है। H2 और ऑक्सीजन जब मैं यहाँ पर देख रही हूँ तो उसका एटॉमिक, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो 1 और 8, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो 1:8। तो मतलब जो वाटर होता है उसका जो हमारा रेशियो होता है वो होता है 1:8, और ये वाटर सब जगह इसी रेशियो में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं और से हम पानी लेंगे तो उसका रेशियो अलग होगा, नहीं। कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमारे लॉ का मतलब ही ये है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब कांस्टेंट जो है हमारा किसी भी चीज का प्रोपोर्शन है। जैसा कि मैंने यहाँ पर H2 वाटर का एग्जांपल ले लिया। अब मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जांपल्स के थ्रू। एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लूँ, जैसे CO2 है मेरे पास। CO2 में मेरे पास क्या है? एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है, एटॉमिक नंबर तो 6 होता है लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है। एक ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 16। अगर 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 32। तो ये किससे कटेगा? 4 3 12, 4 8 32। तो ये क्या आएगा हमारा 3:8। जो हमारी CO2 है वो सब जगह इसी रेशियो में पाई जाएगी, 3:8 में। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कुछ और पाई जाएगी, नहीं। जो हमारा जो प्रोपोर्शन है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। आइए ये बात समझ में आपको। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके यहाँ पर भी ये लिखा है, इन द केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास। मतलब उनका जो प्रोपोर्शन होता है वो डेफिनेट होता है। आई होप कि आपको ये लॉ समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरे पास क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कब आई थी? कि जब हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, ठीक है। तो उन्होंने वो अपने थ्योरीज देते गए और धीरे धीरे उनकी थ्योरीज क्या होती गई? फेल होती गई। लेकिन अब आए हमारे डाल्टन्स। उन्होंने हमारी एक थ्योरी थी जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है? हमारा जो मैटर होता है उस मैटर को हमने एटम में कैसे कन्वर्ट किया है ये बताते हैं कि हमारा एटम क्या होता है। एटम एक इंडिविजिबल पार्टिकल होता है जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ही आता है। तो डाल्टन ने क्या किया, जितनी भी पिछली थ्योरी आई थी उन सब पे उन्होंने बहुत वर्क किया और उनको करने के बाद उन सबको कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई जिसे हम बोलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आइए देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन प्रेजेंटेड हिज थ्योरी टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने ये थ्योरी दी, ठीक। बिकम वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। जो सबसे इम्पोर्टेंट वो थी, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी थी हमारी क्या थी? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जो फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बना, ठीक है। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स है जो डाल्टन अंकल ने हमको दिए, तो वो पोस्टुलेट तो हमें पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स
क्या क्या है। तो आइए अब देख लेते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो क्या थे पोस्टुलेट्स मेरे पास। पोस्टुलेट नंबर 1 इज दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये बात तो हमको पहले से ही पता थी। जो मैटर में स्मॉल पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, एटम्स बोलते हैं, ठीक है। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। मैटर हमारा किससे बना है, स्मॉल पार्टिकल से। उन पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, एटम्स, ठीक। अब देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट मेरे पास है, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल व्हिच कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed in a chemical reaction। तो मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि जो हमारा एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, ठीक है। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो which can not be created or destroyed in a chemical reaction। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर C plus O2 से क्या बना रही हूँ, CO2, यहाँ पर CO2 बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर C कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। क्या ऐसा हुआ है, कोई भी नई चीज बनी है या फिर कोई भी चीज डिस्ट्रॉय हुई है, नहीं हुआ है ना। तो ये एग्जांपल हो जाएगा हमारा इस वाले पोस्टुलेट का कि जो हमारा एटम है उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं और बना भी नहीं सकते हैं दूसरा, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में, ठीक। और तीसरा पोस्टुलेट मेरा ये है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो मास में आइडेंटिकल होते हैं जो एक केमिकल रिएक्शन में होते हैं। लेट अस सपोज कि मैं यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ऐसे ले रही हूँ, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मास जो होंगे वो सेम होंगे। इन्होंने ऐसा बोला था, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ 3 कार्बन कार्बन कार्बन, तो इनकी क्या होगा, जो मास होंगे वो सेम होंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट पे। नेक्स्ट पोस्टुलेट मेरे पास क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इसका मतलब क्या है, जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके डिफरेंट मास होते हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर H2O ले रही हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग मास होगा और ऑक्सीजन का अलग मास होगा और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पोस्टुलेट। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है मेरे पास, एटम्स कंबाइन इन अ रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। होल नंबर आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि होल नंबर एक पूरा नंबर होता है कि जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा नहीं होगा 1.5 1.6, नहीं ऐसे नहीं होता है। अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं कि H2O में आप 0.2 ग्राम तो हाइड्रोजन ले लो और 1.5 ग्राम ऑक्सीजन ले लो, ऐसा नहीं हो सकता ना। ये पूरे हमारे एलिमेंट है, यानी 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ये एक होल नंबर में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट मेरा है, द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर H2 प्लस O2 से अगर मैं H2O बना रही हूँ यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है H2O2 से मिलकर यहाँ पर MgO नहीं बन जाएगा, H2O ही बनेगा। ये हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन में होता है कि वाटर का जो हमारा फार्मूला होता है वो H2O ही होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोस्टुलेट समझ में आ गए होंगे। मैं एक बार और इनको रीड कर देती हूँ। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जो मैटर में टिनी पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल, जो कि हम इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Atoms of different element have a different mass and chemical properties. Atoms combine in a ratio of small whole number to form compounds. The relative number of kinds of atom are constant in a given compound. अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी आ तो गई थी लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे जो कि अगली थ्योरी आने के बाद हमें पता चले, क्योंकि आगे के जो साइंटिस्ट आए उन्होंने बताया कि इसमें ये कमी है जिसकी वजह से जो डाल्टन्स थे हमारे फेल हो गए। तो आइए देखते हैं कि वो ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो क्या क्या थे, देखिएगा। One of the major drawback is that atoms were thought to be indivisible। उन्होंने क्या बताया था कि एटम है हमारा जो वो एक इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एटम के अंदर हमारी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अगर हम उसको ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है। तो now we know that atom can be further divided into smaller particles called electron proton neutron। that is atom are made up of electron proton and neutron।
तो जो हमारा एटम है वो किस चीज से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जैसे कि मेरे पास एक एटम है, तो एटम के अंदर क्या मिलते हैं हमारे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के बाहर जो शेल पाई जाती है उनमें मिलते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। कभी भी ये मत बोल देना कि इलेक्ट्रॉन भी एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। एटम के बाहर जो शेल्स पाई जाती हैं उनमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एटम के अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट Dalton's atomic theory says that all the atom of an element have exactly the same mass. It is, however, we know that atoms of the same element can have slightly different masses. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जी कार्बन 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 ये तीन है मेरे पास, तो इनके पास क्या होगा, उन्होंने ये बोला था कि इन सभी के पास क्या होता है, सेम मास होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या जैसे इसका मास यहाँ पर 12 होता है, इसका 30 और इसका 40, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सबका मास 12 होगा, किसी का 12, 13 एंड 14 भी हो सकता है। जब इनके मासेस डिफरेंट होते हैं लेकिन इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 ही होगा सबका। ठीक है, जब इनके एटॉमिक नंबर सेम और मासेस डिफरेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, आपको ये बात याद रखनी है, आइसोटोप्स। ठीक, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि आइसोटोप्स क्या होता है, जो कि हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, तो वहां पर हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप लोग इतना याद रखिए कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, हमारा है Dalton's atomic theory said that atoms of different element have different masses. It is, however, we know that even atom of different element it can have the same mass. मतलब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था H2O है मेरे पास। ठीक है, तो क्या था, हाइड्रोजन का मास अलग होगा और ऑक्सीजन का मास अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सब में ही अलग होता है। किसी किसी में मास क्या हो सकता है, सेम भी हो सकता है। जैसा कि मेरे पास यहाँ पर पोटेशियम और कैल्शियम की बात मैं करूँ तो पोटेशियम का जो मास होता है वो भी 40 होता है और कैल्शियम का मास भी हमारा 40 होता है। एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट होते हैं। जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मासेस सेम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है ये, आई नो, बट आप लोगों को याद रखना है कि एटॉमिक नंबर सेम डिफरेंट मास, आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर डिफरेंट सेम मास, आइसोबार्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग इसको डिटेल में जाके पढ़ेंगे। तो ये था हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों को इसमें कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए और मेरे लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।